गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जीएस पेपर का डिस्कस करूंगा जो मैं प्रीलिम्स मेंटरशिप जो प्रोग्राम ज्वाइन किया है दृष्टि में, उसका ये मेरा कॉपी है। जीएस 3 का पेपर है ये। इसके पहले मैं एसे का 2 और एक एथिक्स का पेपर करवा चुका हूँ। मेनली मैंने बताया था उसमें कि वहाँ पर मैंने लिखा कैसे था और मार्किंग का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर एक जीएस का पेपर में चाहा था, ताकि एक एथिक्स का हो गया था, एसे का हो गया था, एक जीएस का पेपर में चाहा था कि इसे बता दूँ। ये जीएस 3 का पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन था कि उपमहाद्वीप के मानसून पर आर्कटिक प्रवर्धन का प्रभाव देखा जा सकता है। दिए गए कथन के संदर्भ में आर्कटिक प्रवर्धन का अर्थ और उसके परिणामों की व्याख्या करें। तो भूमिका यहाँ पर डाला था कि आर्कटिक प्रवर्धन का तात्पर्य बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक में उपस्थित बर्फ का पिघलना है एवं उससे होने वाले भौम जलस्तर में वृद्धि एवं पृथ्वी की परावर्तन क्षमता एल्बिडो का मानसून पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से है। इसके बाद प्रभाव मैंने बताया था कि भौम जल में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो द्वीपीय देश डूब जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया, मॉरिशस वगैरह। बदलता जलवायु पैटर्न, फसल पैटर्न में बदलाव हो जाएगा, विस्थापन की समस्या हो सकती है। इसके बाद आपदा एवं उससे होने वाले जान माल की हानि, जैसे बाढ़, सूखा, जलजनित रोग। उपाय उपाय मैंने बताया था कि जलवायु परिवर्तन का उचित कार्यान्वयन, ठीक है। इसमें था कि कोप सम्मेलन और यूएनसीसीडी, मैंने दो ही इसमें तो उसको मेंशन किया था। इसके अलावा प्रभावित हो सकने वाले देशों का समान उपाय, तटीय देश, मालदीव, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी हाल ही में अपना राजधानी चेंज किया हुआ है, तो इस संदर्भ में था ये। और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन उपाय, जैसे इंडिया का NAFCC प्रोग्राम है, 2008 में चल रहा है, वो डाला था। इसके बाद एक निष्कर्ष डाल दिया था कि अतः आर्कटिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है, अतः पूरे वैश्विक समुदाय को उससे संबंधित उपबंधों को सफलता के पूर्वक लागू करने के लिए ये लागू करने की आवश्यकता है। SDG लक्ष्य, यहाँ पर AD लक्ष्य में आपको 6 भी आ जाएगा, 11 12 भी आ जाएगा, वो डालना मैं भूल गया, वो डालना पड़ेगा वहाँ पे आपको। तो ये हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। इस तरह से ये शुरुआत 10 क्वेश्चन 2 ही पेज मिलता है, ये पेज और ये पेज, ठीक है। और 150 फोटो लिखना होता है, तो आपको उसी में सारा जो भी डालना कंटेंट डाल दीजिए। समस्या तब आती है जब एक 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 3-4 डायमेंशन होता है, तो दिक्कत आता है, क्योंकि 2 पेज में हो नहीं पाता। लेकिन अगर सीधा सीधा क्वेश्चन से यहाँ पर 2 ही डायमेंशन था कि क्या है वो, और उसका परिणाम की व्याख्या कीजिए, उसका अर्थ बताइए, परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो अर्थ बताया, प्रभाव बताया, मतलब परिणाम बताया, और उपाय। तो उपाय अगर नहीं दिया तो अपने तरफ से उपाय डाल सकते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा तो भी डाल दीजिए, नहीं पूछेगा तो भी 2-4 पॉइंट डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बाकी आपको भूमिका और निष्कर्ष तो लिखना ही है इसी पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन G20 पे था, ठीक है। तो G20 पर मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे कि G20 को ऐसी नीतियाँ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने व उससे निपटने में अग्रणी भूमिका निभा सके। विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि G20 क्या है। तो G20 विकसित एवं विकासशील देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका वैश्विक आबादी योगदान में 60% एवं GDP में 85% से अधिक योगदान है। अतः इसके द्वारा लिए गए निर्णय वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा बताया था कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विश्व के कई देशों की अपनी अलग रणनीति एवं संबंधित कानूनी प्रावधान है, किंतु G20 वैश्विक स्तर पर इससे संबंधित उपाय लागू करने में दक्ष एवं प्रभावी उपाय कर सकता है। फिर प्राकृतिक आपदा को मैंने बांट दिया 2 भाग में, भूमि संबंधित, सागर संबंधित। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनावश्यक न लिखे, मतलब यहाँ पर कटोराइज नहीं भी करते तो भी चल जाता, फिर उन्होंने घेर दिया है। फिर महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है, तो संरचनात्मक कदम, आपदा के बाद विस्थापन, अनुकूलन कार्यक्रम, नए प्रकार के GM क्रॉप्स, ऐसी तकनीक अपनाना जो बंजर भूमि में भी कृषि की संभावना को तलाशे। फिर वित्तीय मदद, गरीब देशों को वित्त एवं तकनीक उपलब्ध कराकर सहयोगात्मक उपाय, सतत विकास लक्ष्यों को साथ मिलकर उसे कार्यान्वयन करने से। SDG लक्ष्य 17 और 16 से है। अतः आपदा एवं उसके प्रबंधन में G20 प्रभावी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो समान निष्कर्ष है ये, उन्हें यहाँ पर डाला भी है, समान निष्कर्ष देने से बचे, ठीक है। और उन्होंने कुछ उपाय बताए यहाँ पे, जैसे कि जोखिम वित्तपोषण को प्राथमिकता, DRRWG सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये सारे मुझे डालने थे लेकिन मैंने डाला नहीं है, दूसरे नंबर भी कम मिले, उस हिसाब से 3 मिले हैं 10 में। इसके अलावा यहाँ पर डेटा गलती हो गया था, डेटा मैंने 75 पॉइंट कर दिया था GDP में, जबकि G20 का GDP योगदान 85% है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा मुझे। 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 75% यहाँ पर होता है। यहाँ पर मैंने ये डाला था, इसको आबादी मैंने डाला था 60%। 60% चलो ठीक है, क्योंकि 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन यानी 66% हो रहा है।
ये GDP थोड़ा सा गलत हो गया था, जिस कारण से वो नंबर कटे। वहाँ पर डेटा आपको सही डालना होगा, डेटा गलती मत कीजिएगा, खासकर बड़े संगठन से। तो उसको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा, डेटा वगैरह जो भी होगा वहाँ पे। तो ये था। बाकी क्वेश्चन इसमें वही है, मेनली पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, साइंस एंड टेक और हाँ, यही 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है ना। जो सबसे अधिक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से रहेगा, उसके बाद आपदा प्रबंधन से रहता है, और इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक, यही 4 टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है। तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको स्क्रॉल धीरे धीरे कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, साफ साफ देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर कंटेंट कम है और नंबर कम मिले हुए हैं, जैसे इसमें मैं लिखा था यहाँ पर कंटेंट उस लेवल का नहीं है, तो यहाँ पर नंबर कम मिला, 3 नंबर मिले इसमें, क्योंकि जो डेटा वाला क्वेश्चन और डेटा डालना पड़ेगा आपको वहाँ, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा इसमें। इसके अलावा जहाँ मैप की जरूरत है, वहाँ मुझे मैप बनाना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्वेश्चन था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमावर्ती ग्राम से पलायन को रोकना है, जिससे सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा, मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में हुआ था, 2021 से गलत लिखा गया था, 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, खासकर चीन से लगे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना था। यहाँ पर मैं चाहता तो मैप बना लेता, इन्होंने मैप बना के दिखाया है, मैप बना है, और जहाँ जहाँ है चीन से लगा हुआ सीमा, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इन सारे को। तो बाकी मैंने पॉइंट फॉर्म में सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसे मैप बनाता तो ज़्यादा नंबर आया था इसमें, तो वो चीज़ था। बाकी मैंने सारे चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया, इससे मुझे 3 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से ये पूरा मैं 2 पेज वाला जो क्वेश्चन था 10 नंबर वाले, उसमें वैसे भी आप अगर रियल एग्जाम में लिखते हैं विथ कंटेंट लिखते हैं ना, तो वैसे भी उसमें आपको ज़्यादा नंबर 10 में आपको हार्डली 5 या 6 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप एवरेज लिखते हैं तो यही 4 के राउंड नंबर मिलेगा, 4-4.5 के राउंड। और थोड़ा सा अगर आप बिलो एवरेज लिखते हैं, कंटेंट वगैरह नहीं डाल पाते हैं, तो वहाँ पर आपको 3-3.5 नंबर मिलता है। उस हिसाब से मार्किंग वहाँ भी होती है रियल एग्जाम में भी, और यहाँ भी वैसे ही मार्किंग यहाँ भी हो रही है, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें 4.5-5 तक मिले हैं, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज है वहाँ पर 3-3.5 नंबर 10 वाले में। और जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वहाँ पे आपको अगर अच्छा लिखें आप बेहतरीन, तो 7 भी मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा एवरेज है तो 6-6.5, और थोड़ा वीक है तो 5 या 4 के राउंड में नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ वही ट्रेंड वहाँ भी होता है, वही ट्रेंड यहाँ पर भी, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्कोर करता हूँ, आप देख लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पॉइंट फॉर्म में लिखने का, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम लगेगा कि पैरा में लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे भूमिका तो लिखना आपको है पैरा फॉर्म में, उसके बाद लाभ में आप पॉइंट फॉर्म में लिखे। फिर चुनौती को चाहेगा थोड़ा सा अलग कर सकते, जैसे मैंने यहाँ अलग करने का प्रयास किया। यहाँ मैंने लिखा पॉइंट फॉर्म में, यहाँ चुनौती को मैंने एक डायग्राम बना के इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया, ठीक है। इससे क्या होता है कि सीधा एग्जामिनर का सीधा पॉइंट वहाँ चला जाता है, नज़र चला जाता है कि हाँ ठीक है ये लिखा हुआ है। और हो सके टाइम मिले तो अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान चला जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट लिखे हो जो काफ़ी अच्छा हो और ध्यान एग्जामिनर का नहीं गया, तो वहाँ नुकसान हो जाएगा आपका। अगर आप अंडरलाइन किए हुए हैं तो वहाँ ध्यान चला गया उसका, तो नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम हो तो अगर पेन चेंज करना है तो पेन चेंज कर लीजिएगा, नहीं करना है तो उसी पेन से कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक पेन से किया हुआ है, लिखा ब्लू पेन से, अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से। अगर पास टाइम नहीं है तो आप ब्लू पेन से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंडरलाइन कर लीजिएगा और थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मेरा हर क्वेश्चन में लगभग रहा है फ्लो चार्ट। जैसे यहाँ मैंने पॉइंट पर लिखा है, तो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, दूसरे टाइप से बनाया है, और यहाँ उससे अलग बनाया है। 2-3 टाइप अपना रिसर्च कर लीजिए, 2-3 टाइप अपना फिक्स कर लीजिएगा। हाँ, मुझे पूरे 20 क्वेश्चन में 3-4 टाइप के बनाने हैं, ठीक है। देखिए मेन तो होता है कंटेंट आपके पास अच्छा रहेगा तो नंबर मिलेंगे आपको, जैसे भी लिखिए। लेकिन फ्लो चार्ट बनाने से फ़ायदा एक होता है ना कि आपका समय बच जाता है, क्योंकि 4000 वर्ड लिखना बहुत मुश्किल काम है पेपर में। बहुत अच्छी स्पीड है तभी आप 4000-4.5 वर्ड पहुँचा पाएगा। और फ्लो चार्ट में लिखते हैं, अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लगभग 35-36 वर्ड में आ जाएगी जो आप बताना चाह रहे हैं, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है, तो उसका यूज़ कर लीजिए आप। और नहीं तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो वो जैसे लिखना वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि फ्लो चार्ट में लिख लूँ। जैसे यहाँ पर है, जैसे भारतीय रेलवे से क्वेश्चन आया था कि भारतीय रेलवे को सुरक्षा उपायों में सुधार करने, गति में वृद्धि करने और समय की पाबंदी को सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ साथ अपने बुनियादी ढांचे के व्यापक उन्नयन की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। तो इसकी भूमिका में लिखा है कि भारत में रोजाना 2.5 करोड़ से अधिक यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं, एवं भारत के पास वर्तमान में 15,000 से अधिक ट्रेन की संख्या है। इस संदर्भ में भारत दुनिया की चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत रेलवे के समक्ष चुनौती एवं समस्या। सुरक्षात्मक मैंने बताया था क्या क्या चुनौती, ट्रैक की सुरक्षात्मक उपाय। तो यहाँ पर अब देखिए, अब जब पॉइंट लिख रहे हैं ना ट्रैक की सुरक्षात्मक, अब नीचे लिखे उदाहरण में भी टाइम लगेगा आपका, उतना टाइम नहीं है। सीधे आप
वहाँ से तीर निकाल के ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है बालासुर दुर्घटना, ठीक है ना। फिर ट्रेन के अंदर कई तरह पर समस्या है, सामान चोरी, तो बस सिंपल उसको आप निकाल के करके लिख दीजिए। अगर उदाहरण नहीं भी लिख रहे हैं तो उससे कुछ का पता चल जाता है कि हाँ ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाह रहा है, वहाँ पर आपका वर्ड बच जाएगा। तो ये तरीका हो सकता है, वही मैंने प्रयास किया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सारे थे आपके 10 नंबर वाले क्वेश्चन। 10 नंबर वाला 2 पेज मिलता है 10 नंबर वाले में। इसके बाद है 15 नंबर वाला। तो 15 नंबर वाला आपको 3 पेज मिलेगा, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। और यहाँ पर भी थोड़ा सा ये बात रहती है कि अगर आप पॉइंट पर नहीं लिख रहे हैं, सीधे पैरा में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा वर्ड का इशू आ जाता है। ठीक है, इसको 250 लिखना होता है। जैसे कि चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैंने कैसे लिखा है। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में मत्स्य क्षेत्र की क्षमता का अच्छी तरह से पता लगाया गया है। इस आलोक में भारत के मत्स्य क्षेत्र में निहित अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो मैंने यहाँ पर शुरुआत किया है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षमता वाला देश है एवं इसकी तटीय सीमा एवं संसाधन को देखते हुए इसके विकास की अपार संभावना है। फिर मैंने बताया कि भारत की मत्स्य उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 7500 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र हम लोग का है। देश के भीतर नदियों का जाल बिछा हुआ है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एवं मछलियों के विकास की अपार क्षमता है। भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति जैसे कि हिंद महासागर, ये बताया। क्षेत्रीय वर्तमान स्थिति मैंने बताया कि कृषि में जीडीपी का कितना है मत्स्यन का, कृषि जीडीपी में मत्स्यन 8.4%, समुद्री उत्पादन स्थिति विश्व में तीसरा, मीठे जल की मछली उत्पादन में विश्व में चौथा। तो मैंने वर्तमान स्थिति बताया, देश के अंदर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले ज़्यादा उत्पादन करते हैं। फिर अवसर और महत्व बताया, जीडीपी के विकास दर में कृषि जीडीपी में इसको 15% बढ़ाया जा सकता है। निर्यात का और विदेशी मुद्रा का अर्जन, रोजगार सृजन और संबंधित क्षेत्र में आधारभूत संरचना। थोड़ा सा इसमें और विस्तार देना था तो नहीं दे पाए, इन्होंने लिखा हुआ है कि और विस्तार दें, ठीक है। और फिर विश्व स्तर पर ये मैंने लिखा हुआ चुनौती क्या क्या है। आधुनिक जलपोतों का अभाव, प्राकृतिक आपदाएँ, चक्रवात और सुनामी, मछली उत्पादन की पारंपरिक तकनीक, संस्थागत स्तर पर व्यापक आधारभूत संरचना का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों की सीमा के साथ प्रवेश, जैसे कि श्रीलंका द्वारा कई मछुआरों को पकड़ा जाना। फिर मैंने निष्कर्ष लिखा है कि मत्स्य क्षेत्र न केवल जीडीपी विकास की दृष्टि से बल्कि रोजगार एवं संबंधित क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि केसीसी में अब मत्स्यन को भी शामिल किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में मत्स्यन को भी शामिल कर लीजिएगा। तो इसमें मुझे मिले 5.5 नंबर। तो ये जो आंसर था वो एवरेज जैसा ही था, इसमें बहुत सारा इसका एंगल और मिले सकता था, लेकिन उतना मैंने कि समय का वहाँ पर अभाव होता है, तो आप जितना जानते हैं उतना आप लिख सकते हैं। इसमें 5.5 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। जो पेपर 3 का जो क्वेश्चन होता है, कोई भी पेपर हो, चाहे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कोई सा भी हो, एथिक्स का थोड़ा अलग कहानी है। वहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी रटने पड़ते हैं। तो तीनों पेपर में जो स्टैटिक का जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप करंट का इशू बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े ना, लेकिन आपका स्टैटिक सही होना चाहिए। जैसे कि पेपर 3 फूड प्रोसेसिंग, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक में भी जो नया इनोवेशन हो रहा है वहीं पर करंट ज़्यादा आता है। बाकी वहाँ बेसिक पूछ ले जाते हैं, तो वो अपना आप ठीक कर लीजिए, क्वेश्चन मैक्सिमम वहाँ से आ जाते हैं। और बाकी जहाँ तक करंट के आ जाते हैं, करंट में जो स्पेशली जो बिल वगैरह है पेपर 2 के लिए वो देखना होता है। पेपर 1 तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक ही होते हैं। सोसाइटी का एक आध क्वेश्चन होता है जो करंट बेस होता है, बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन हो गया, आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन हो गया, वो सारे क्वेश्चन आपको स्टैटिक ही रहेंगे वहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको देना अगली बार, तो इस अभी जो टाइम है ना, ये 4-5 महीने का, इससे प्रैक्टिस अब अच्छे से कर लीजिएगा मेंस के लिए, क्योंकि फिर लास्ट में टाइम बहुत कम मिल जाता है। 2 महीने का प्री के बाद फिर 2 महीने टाइम बहुत कम बचता है। और ये ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम के लिए कि आपका स्पीड राइटिंग बहुत अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि आप 2 महीने में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। 2 महीने में 2 महीने का समय कम होता है, इसलिए कोशिश करें अभी से ही कि अपने डेली 1-2 क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते रहें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग का इशू है क्योंकि जल्दबाजी में ख़राब हो जाता है, इसको मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी आ रहा है ना, तो उसको लिख ही लीजिए, आप छोड़िए मत, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए कोई एक्ट से क्वेश्चन आया है और उस एक्ट के बारे में पता आपको नहीं, तो उस एक्ट में जो
जो बातें जिस जिस समस्या के बारे में एक्ट आया है उस समस्या के बारे में बता दीजिए कि हाँ देश में क्या समस्या है, वो समाधान कैसे करेगा। अगर वो एक्ट में बातें कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिल जाती है, वहाँ पर आपको एक दो नंबर मिल जाएगा। बजाय खाली छोड़ दीजिए उसका, वहाँ पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जहाँ मुझे नहीं आता था बिल्कुल, वहाँ मैंने प्रयास किया लिखने का, 1 से 2 नंबर वहाँ मिल गए। अगर विथ कंटेंट लिखते हैं तो हाँ तो आपको 6-7 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक्ट में जो प्रावधान है वही पूछा वही लिख दीजिएगा, तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जितना है उतना। 10 में आपको 5 नंबर, 15 में आपको 8 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है ना, तो 1-2 नंबर वहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए। अगर आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी संभावना ज़्यादा होती है अच्छे नंबर आने की, क्योंकि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप 100 क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन 20 क्वेश्चन अच्छे से ना भी लिखिएगा, अगर मान लीजिए कि 8-10 क्वेश्चन भी एवरेज लिख रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखते हैं और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, बना के लिख रहे हैं अपने से, तो भी आपकी संभावना ज़्यादा होती है कि आपका नंबर 80 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 15 क्वेश्चन लिख रहे हैं, एवरेज लिख रहे हैं, तो मुश्किल है कि आपका 70 क्रॉस करेगा। तो ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा, मैंने लगभग 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कुछ कंटेंट के स्तर पर कमियाँ हैं, तो वो अभी धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा उसको, तो उस हिसाब से नंबर बढ़ जाएंगे। तो मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो मुझे 91 नंबर मिले इसमें। ठीक है, मैंने आपको दिखाया हुआ था 91 नंबर मिले। अगर इसका विथ कंटेंट सब कुछ सही से लिखिएगा तो आपको 100 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आप लोग बताइएगा सुधार कहाँ करना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल किया हूँ, आपने लगभग पढ़ लिया होगा कुल मिला के। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ यहाँ सुधार करना है, आंसर में यहाँ कमी है, या और कुछ बताना होगा प्रेजेंटेशन में कुछ, तो आप अपना आइडिया बता सकते हैं कमेंट में जाके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।